यार, बेन 10 क्लासिक के रिबूट होने के बाद तो कई सारे फैंस नाराज हुए थे, लेकिन रिबूट ने एंड होते होते अपने 3 मूवीज के साथ फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। और इन्हीं 3 मूवीज में से एक मूवी थी बेन 10,010, जिसकी स्टोरी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझसे वादा करो कि जब भी ये मूवी हिंदी में डब होकर टीवी पर आएगी तो आप इसे जरूर देखोगे और टीआरपी जरूर दोगे, क्योंकि आपके इन मूवीज को टीआरपी देने से हो सकता है कि जो भी बेन 10 की नई सीरीज आने वाली है उसके इंडिया में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएं। और थैंक यू कि आपने मेरी पिछली वीडियो का लाइक एम बहुत ही रफ्तार के साथ कंप्लीट करवा दिया। इसीलिए आज की वीडियो का लाइक एम मैंने रखा है 130 लाइक्स का, तो फटाफट से लाइक्स करा देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डायरेक्ट फ्यूचर में, और हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान एलियंस का झुंड एक शहर पर हमला कर रहा है और मिलिट्री वाले भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। उल्टा उन एलियंस ने ही मिलिट्री वालों की शिप्स को बड़ी आराम से तबाह कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तबाही का मंजर सिर्फ उसी शहर में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में चल रहा है। और अब यहाँ एक रिपोर्टर बताती है कि लॉस वेगस में भी इन एलियंस का हमला हो चुका है, और वो ये भी बताती है कि हमें अब तक नहीं पता कि ये एलियन स्पीशीज कहाँ से आई, क्यों आई और यहाँ पर तबाही क्यों मचा रही है। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पूरा अमेरिका भी इनकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए हमारे प्रेसिडेंट को भी जल्दी ही इनके बारे में कुछ करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट का कैबिनेट, जहां ये आदमी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भागने की सलाह देता है। लेकिन ग्वेन, जो फ्यूचर में प्रेसिडेंट बन चुकी है, वो पीठ दिखाकर भागने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हमें इस मामले में जनरल हेक्स की मदद लेनी चाहिए। ये सुन के ये आदमी भड़क जाता है और कहता है कि मैडम प्रेसिडेंट, आप भला हेक्स की बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हैं। इतने में उसी आदमी के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके पीछे से निकलता है हेक्स और उसे बोलता है, पहली फुर्सत में निकल। और उस आदमी के साथ साथ बाकी सारे लोग भी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। ग्वेन हेक्स से पूछती है कि बताओ बाहर की हालत कितनी खराब है। हेक्स ग्वेन को बताता है कि लॉस वेगस पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हो सकता है कि जर्ज जल्दी ही बेलवुड में भी आकर तबाही मचाने लग जाए। अब इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि यहीं पर हमें पता चलता है कि ये जो अनजान एलियन स्पीशीज है इसका नाम है जर्ज। आगे हेक्स ग्वेन को बताता है कि इन एलियंस की ताकत एक साथ काम करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए हमारा इनसे जीतना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ग्वेन कहती है कि मैं अपनी कंट्री को फेल होते हुए नहीं देख सकती। हेक्स ग्वेन से कहता है कि मैडम प्रेसिडेंट, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस एलियन से लड़ने के लिए हमारे वाले एलियन को ला सकता हूँ। ग्वेन कहती है कि नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर है। उसका जवाब देते हुए हेक्स कहता है कि मैं ही वो अकेला हूँ जो चैंपियन को यहाँ ला सकता है। ग्वेन कहती है ठीक है, ले आओ उसे यहाँ पर, लेकिन जाते जाते मैक्स को कह देना कि मेरा बैटल सूट तैयार करे। फिर हेक्स ग्वेन को सल्यूट मार के निकल लेता है। हेक्स के जाने के बाद ग्वेन अपनी कुछ पुरानी फोटोज को देखकर बीते हुए समय को याद कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ज़ोम्बोज़ो ग्वेन का प्रेस सेक्रेटरी बन चुका है। आगे ज़ोम्बोज़ो ग्वेन को बताता है कि बाहर न्यूज़ वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे ज़ोम्बोज़ो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर ग्वेन भी समझ जाती है कि शायद ज़ोम्बोज़ो पूरे देश को ही हिप्नोटाइज करने का प्लान बना रहा है, और वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। और ज़ोम्बोज़ो भी हैरान होकर बोलता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्वेन अपने भाषण में बताती है कि हमें एक प्लेनेट को बचाना है। हम पर एक मुसीबत आन पड़ी है जिसका नाम है जर्ज, पर हम चुप नहीं बैठने वाले। हम उन एलियन से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ग्वेन जाने ही वाली होती है कि तभी ये आदमी उठकर पूछता है कि मैडम प्रेसिडेंट, क्या इस मिशन में आपका कज़न भी आपकी मदद करेगा। ग्वेन जवाब देती है कि इस वक्त हमें असली हीरोज़ की ज़रूरत है, फायर फाइटर्स, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, ऐसे हीरोज़ जो मुश्किल पड़ने पर पीठ दिखाकर नहीं भागते। पर तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है और सभी बहुत ही डर जाते हैं। ग्वेन और ज़ोम्बोज़ो समझ जाते हैं कि जर्ज की फौज यहाँ पर आ चुकी है। अगले सीन में ग्वेन हमें एक लिफ्ट में नीचे जाती हुई दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सर्जेंट स्माइथ ग्वेन के मैकेनिकल सूट को तैयार करने में लगा है। और फिर हमें यहाँ पहली बार होलोग्राम ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और भूचाल आता है और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि लगता है वो लोग ठीक हमारे ऊपर ही हैं। ग्वेन स्माइथ से पूछती है कि क्या मेरा बैटल सूट तैयार है। स्माइथ बोलता है कि हाँ, सूट तैयार है और इसे ढंग से काम करना तो चाहिए। ग्वेन बोलती है करना चाहिए, मैं अभी करोड़ों सुपर पावर एलियंस से लड़ने वाली हूँ, इसीलिए इसे तो ठीक से काम करना ही पड़ेगा।
ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को समझाकर रोकने की कोशिश करते हैं कि इस देश के पास सब कुछ है जर्ज से लड़ने के लिए, सोल्जर्स, शिप्स, फाइटर जेट्स, सब कुछ। इस देश को ऐसा कोई चाहिए जो कड़े से कड़े फैसले ले सके, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर है। ग्वेन जवाब देती है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब इनसे मुझे खुद ही निपटना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन ग्वेन कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत यहाँ पर है, और अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो मैं आपको ऑर्डर दूंगी और आपको पता है कि आपको क्या करना है। तभी वहाँ पर हेक्स आके बताता है कि बेलवुड पर भी हमला होना शुरू हो चुका है। ग्वेन कहती है कि मैं उन्हें संभालती हूँ, तब तक तुम बैकअप का इंतज़ाम करो। हेक्स माइक से पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट बायगॉन तैयार है। ग्वेन हेक्स की बात सुन लेती है और बोलती है कि नहीं, प्रोजेक्ट बायगॉन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम इस मुसीबत को पुराने वाले तरीके से ही लड़कर ख़त्म करेंगे। ऐसा कहकर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जर्ज की शिप पर मिलिट्री वाले अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ग्वेन कहती है कि यहाँ से अब मैं संभाल लूँगी, तुम वापस जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करना। फाइटर जेट्स वापस चले जाते हैं, लेकिन जो जर्ज से बनी हुई शिप थी वो ग्वेन की तरफ बढ़ने लगती है। ग्वेन जर्ज को बोलती है कि हमारे शहर पर हमला करना रोक दो और भला तुम्हें चाहिए क्या, जिस पर जर्ज जवाब देते हैं, हम हैं जर्ज। यानी कि कोई भी जर्ज ग्वेन की बात मानने को तैयार नहीं था। और इसके बाद तो हमें एक फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्वेन उस जर्ज को हरा तो देती है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है और उसके जैसे 2 दिन और आ जाते हैं। ग्वेन उन सभी से लड़ती लड़ती एक गली के अंदर छुप जाती है। ग्वेन हेक्स से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि जर्ज मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा ताकतवर है और शायद अब मुझे बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। हेक्स यहाँ पर केविन को लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केविन आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए ग्वेन कहती है कि केविन से बोलना कि ग्वेन को उसकी ज़रूरत है। इतने में ग्वेन पर एक और अटैक होता है और ग्वेन उससे बचती बचाती पीछे की तरफ भागती है और फिर ऊपर बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। जर्ज उस बिल्डिंग पर भी चढ़ जाते हैं और ग्वेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर हेक्स और केविन भी आ टपकते हैं और यहाँ पे केविन जो है वो ह्यूमंगो रैप्टर की फॉर्म में फंसा हुआ है। जर्ज केविन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ग्वेन हेक्स को बचाकर ले जाती है। ग्वेन कहती है कि वाह, तुम केविन को ले आए। तभी हेक्स कहता है कि तुम्हारा नाम लेते ही वो आने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ केविन जर्ज से लड़ रहा है। ग्वेन हेक्स को बोलती है कि अब यहाँ से हम देख लेंगे, तुम जल्दी से शहर को खाली करवाना शुरू करो। हेक्स पूछता है कि मैडम प्रेसिडेंट, क्या आप शहर को छोड़कर नहीं जाएंगी? ग्वेन बोलती है नहीं, अभी तो मुझे मजा आना शुरू ही हुआ है। ये कहकर वो केविन के साथ जर्ज से लड़ने चली जाती है और फिर यहाँ पर केविन और ग्वेन बड़े ही आराम से इन सभी जर्ज को हरा देते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो फिर से जुड़कर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद ग्वेन केविन को घुमा घुमा कर ऊपर फेंक देती है और केविन एक स्पेशल अटैक से एक ही बार में सभी जर्ज को खत्म कर देता है। वो दोनों जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी सभी जगह से जर्ज इकट्ठा होकर एक बड़ा सा जर्ज मॉन्स्टर बना लेते हैं। वो जाइंट मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और वो भी उससे डर के भागने लगते हैं। फिर केविन एक अटैक करता है जिससे पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर हेक्स आ जाता है और ग्वेन और केविन से कहता है कि आपको वापस चलना चाहिए, जर्ज थोड़े ही देर में वापस आ जाएंगे और पहले से ताकतवर, इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। ग्वेन केविन से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो केविन? केविन बोलता है कि मेरा एंटीट्रिक्स खराब हो चुका है और मैं ह्यूमंगो रैप्टर की फॉर्म में फंस चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम किसी ऐसे को ढूंढो जिसके पास ओमनिट्रिक्स हो। मतलब केविन यहाँ पर इनडायरेक्टली बेन की बात कर रहा था और अब हमें एक जंकयार्ड दिखाया जाता है और अब हमें इस मूवी में पहली बार बेन 10,000 दिखाया जाता है और वो देखता है कि शहर पर जर्ज का हमला हो रहा है, लेकिन बेन 10,000 को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा और उसे बस अपने सुमो स्लैमर्स गेम की चिंता है। ग्लिच बेन को बताती है कि पूरे शहर पर जर्ज ने हमला कर दिया है और मैंने तुम्हारी फैमिली को भी उनसे लड़ते हुए देखा है। बेन कहता है कि नहीं, अब वो दिन जा चुके हैं। बेन बोलता है कि यहाँ पर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेन 10,000 ने कबाड़ से कुछ बना रखा है जिसे वो अपना दोस्त कहता है। तभी वहाँ पर हेक्स आ जाता है और बेन उसे देखकर गुस्सा होता है और कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट हो जाता है और बेन 10,000 स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन बहुत समय से फाइट से दूर रहने की वजह से बेन 10,000 हेक्स से बहुत ही जल्दी हार जाता है। हेक्स बेन से बोलता है कि क्या तुम 2 मिनट रुक के मेरी बात सुनोगे? बेन मान जाता है और हेक्स बेन को बताता है कि मैं तुम्हारी फैमिली की तरफ से आया हूँ और अब अच्छाई या बुराई जैसा कुछ नहीं है, बस है तो जिंदा रहना या मारे जाना।
और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो तुम्हें इनकी बातों का विश्वास ज़रूर होगा। और उस पोर्टल में से निकलते हैं ग्रैंडपा मैक्स, जिसे देखकर बेन इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम है और ग्रैंडपा मैक्स की इस हालत का जिम्मेदार बेन खुद को मानता है। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि बीते हुए कल को याद करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि हमें अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि प्रेसिडेंट ग्वेन को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ग्वेन का नाम सुनते ही बेन चिढ़ जाता है। लेकिन फिर ग्रैंडपा मैक्स कैसे न कैसे बेन को समझाकर अपने साथ आने के लिए मना ही लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन प्रेसिडेंट के बंकर में आ चुका है। हेक्स बेन को बताता है कि यहाँ पर वो सब कुछ है जो हमें 2 साल तक जमीन के नीचे रहने में मदद करेगा। उसके बाद बेन अपने सभी विलन्स को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर एनिमो जर्ज पर रिसर्च कर रहा था और वो ये भी बताता है कि ये क्रीचर्स कमाल के हैं, लेकिन मुझे अब तक इनकी कोई भी बायोलॉजिकल कमजोरी नहीं मिली है और शायद अब हमें इन पर रिसर्च करना छोड़कर प्रोजेक्ट बायगॉन पर फोकस करना चाहिए। बेन पूछता है कि ये प्रोजेक्ट बायगॉन क्या चीज़ है, तो डॉक्टर एनिमो जवाब देता है कि एक टाइम टनल है, या फिर कह लो कि एक टाइम मशीन के जैसा है। बेन बोलता है कि एक टाइम टनल से भागना, ये तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। हेक्स बोलता है कि हाँ, तुम्हारी कज़न ने भी यही कहा था। बेन जर्ज को देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा है। तभी बेन के पीछे केविन आ जाता है और बेन केविन को देखकर बोलता है कि तुम अब तक इसी में फंसे हुए हो, जिस पे केविन जवाब देता है कि मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन बेन जवाब देता है कि तुम इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और बोलती है कि ये जो मुसीबत हमारे सर पर है, जिससे हम लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी वजह से ही है बेन। पर बेन का कहना ये था कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन ग्वेन बिल्कुल भी बेन की बात मानने को राजी नहीं होती और बहस चलती रहती है। फिर बेन बोलता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और ग्वेन बोलती है कि हाँ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से जैसे पहले गए थे। बेन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बग ब्रदर्स आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जर्ज की शिप उसी बंकर पर हमला कर देती है। तभी उस शिप में से कुछ जर्ज उनके बंकर में घुस आते हैं, लेकिन वो उन पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि वो अपने कांच में बंद साथी को छुड़ाने आए थे। और फिर जर्ज बोलते हैं कि जिसके लिए हम आए हैं वो हमें दे दो, वरना तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ग्वेन बोलती है कि तुम पहले ही अपने आप को छुड़ा चुके हो, लेकिन जर्ज अपना वही पुराना डायलॉग रिपीट करते हैं। फिर ग्वेन समझ जाती है कि ये शायद बेन की बात कर रहे हैं। उसके बाद बेन बज़शॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाकी सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हेक्स, केविन और बेन जर्ज से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। लड़ते लड़ते जैसे ही बज़शॉक जर्ज से कंबाइन होता है तो बज़शॉक को कुछ याद आने लगता है। बेन वापस नॉर्मल हो जाता है और जर्ज बेन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ग्वेन अपने बैटल सूट में आके उसे बचा लेती है। बेन बोलता है कि अब प्रोजेक्ट बायगॉन ही हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन ग्वेन बोलती है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन बेन सबको भरोसा दिलाता है कि वो प्रोजेक्ट बायगॉन की मदद से सब कुछ पहले जैसा कर सकता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सब लोग प्रोजेक्ट बायगॉन की तैयारी करने में लगे हैं। हेक्स बेन को एक रिमोट देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें इस समय में वापस आना हो तो इसे दबा देना। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और सभी जर्ज अंदर आ जाते हैं। हेक्स और बाकी सब उन सभी जर्ज से लड़ने में लग जाते हैं और उन्हें बिजी रखते हैं ताकि वो टाइम टनल में जाके किसी और टाइमलाइन में ना पहुँच जाए। और बेन जल्दी से टाइम टनल में कूद के पास्ट में चला जाता है और अब कहानी आ चुकी है पास्ट में, जहाँ हर कोई रिलैक्स कर रहा है और बेन और ग्वेन तो तालाब में खेल रहे हैं। तभी यहाँ पर एक क्लॉक्टोपस आ जाता है और बेन को यहाँ पर मिलता है एक नया एलियन, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होके क्लॉक्टोपस से भिड़ जाता है। लेकिन वो क्लॉक्टोपस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसे जर्ज की पावर का अंदाजा ही नहीं है। और बेन बोलता है कि ये एलियन बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद ग्वेन क्लॉक्टोपस की तरफ भागती है और उसे उलझाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ग्वेन थक जाती है और क्लॉक्टोपस उसे पकड़ लेता है। और फिर यहाँ पर बेन 10,000 आकर ग्वेन को बचा लेता है, जो कि 4 आर्म्स बना हुआ है। और 4 आर्म्स बना हुआ बेन 10,000 बड़े ही आराम से क्लॉक्टोपस को डिफीट कर देता है। और ग्वेन और बेन को देखकर वो समझ जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है। ग्वेन समझ जाती है कि ये वाला जो 4 आर्म्स है वो एक फ्यूचर वाला बेन है। और अब क्योंकि बेन 10,000 ग्रैंडपा से भी मिलना चाहता था, इसलिए बेन और ग्वेन एक प्लान बनाते हैं ताकि वो बीच को खाली करा सके और बेन 10,000 को ग्रैंडपा से अकेले में मिलवा सके। बेन 10,000 सभी को बताता है कि उसे फ्यूचर में एक एलियन इन्वेजन को रोकना है और इसके लिए उसे एक दूसरे ओमनिट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। रिबूट वाला बेन कहता है कि मैं तो इसे निकाल ही नहीं सकता, तो तुम इसे लेकर कैसे जाओगे। बेन 10,000 कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें ही अपने साथ फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद बिना ज्यादा समय गवाए बेन 10,000 बेन को उठाकर सीधा फ्यूचर में ले जाता है।
इसके बाद जैसे ही सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है और बेन 10,000 कहता है कि शायद हमें आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसी टूटे हुए व्हाइट हाउस में से स्माइथ भागता हुआ आता है, जिसे आता देखकर रिबूट वाला बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में सभी विलन्स बुरे नहीं हैं। लेकिन सही समय पर बेन 10,000 बीच में आकर स्माइथ को बचा लेता है। बेन 10,000 स्माइथ से पूछता है कि भला बाकी सभी कहाँ हैं? स्माइथ बताता है कि बाकी सभी जंक यार्ड में छुपे हैं। बेन 10,000 बोलता है कि चलो बेन, हमें जल्दी चलना होगा। ये बोलकर बेन 10,000 हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जर्ज की आर्मी जंक यार्ड के आसपास ही है और उन्होंने ग्वेन के ठिकाने का भी पता लगा लिया है। लेकिन तभी डायमंड हेड और हीट ब्लास्ट आकर सभी जर्ज की शिप्स को तबाह कर देते हैं और ग्वेन को भी बचा लेते हैं। लेकिन ग्वेन छोटे वाले बेन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और बेन 10,000 को डांट लगाती है कि तुमने अपने पास्ट वाले वर्जन को खतरे में डालकर हमारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जर्ज मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बोलता है कि हम अपने साथ अपने साथी को ले जाएंगे। बेन 10,000 उससे पूछता है कि अगर तुम्हें जर्ज मिल जाए तो क्या तुम ये सब बंद कर दोगे? और तबाही को रोकने के लिए बेन 10,000 सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। पर ग्वेन को ये मंजूर नहीं था और तभी वो ग्लिच से कहकर एक बहुत ही बड़ा मिसाइल लॉन्चर बनवा लेती है और उसमें से निकली हुई मिसाइल सीधा जाकर लगती है उस जर्ज को और बेन 10,000 को रैथ बचा लेता है। बेन 10,000 बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, जैसे जैसे हम जर्ज के साथ लड़ते जाएंगे जर्ज और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स आकर बताते हैं कि एक जर्ज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके जैसे ही कई सारे मिल जाएं तो उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोनों बेन समझ जाते हैं कि अब उन्हें जर्ज में ट्रांसफॉर्म होकर ही जर्ज को हराना होगा। इसके बाद एक एक करके दोनों जर्ज को टुकड़ों में बिखेरना शुरू करते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी बात नहीं बनती और फिर ग्वेन अपने ही मैकेनिकल सूट जैसे और रोबोट्स को भी बुला लेती है। लेकिन जर्ज उन सभी रोबोट्स को अपने स्पेशल बीम अटैक से खत्म कर देता है और ग्वेन बड़ी मुश्किल से उससे बच पाती है। लेकिन तभी बेन 10,000 का जर्ज और बेन 10 रीबूट का जर्ज कंबाइन होकर उस जर्ज मॉन्स्टर के अंदर घुस जाते हैं और उनमें से कुछ जर्ज को वो अपने काबू में कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और एक स्पेशल फाइनल अटैक के जरिए हमारे हीरोज इन सभी जर्ज को खत्म कर देते हैं। जर्ज के हारने के साथ ही हमारे हीरोज जीत चुके हैं और रीबूट वाले बेन को उसकी टाइमलाइन में वापस भेजने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि मैंने बेंजेन 10 मूवी को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें इसी मूवी की मिस्टेक्स देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।